30 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के हदूद से अपनी बहन के सामने कोच से उतरवाकर सक्खर जिले के रोड़ी का एक इलाका है, वहाँ एक छोटे से गांव जो कि नेशनल हाईवे पर वाक़ है, वहाँ के रहायशी एक नौजवान रजा जंगेजों को पुलिस उठा लेती है और अगले दिन 1 दिसंबर को जब सिंध के करोड़ों लोग अपनी तारीख और तहजीब से मोहब्बत का इजहार करते हुए कल्चर डे मना रहे थे, और उसी दिन सक्खर पुलिस ने बदतहजीबी और दरिंदगी की एक नई तारीख रकम करते हुए बहन के सामने उठाए गए रजा जंगेजों को कत्ल करके पुलिस मुकाबला दायर करके उसका लाश मोरसा को पहुंचा दिया। तो इस वक्त हमारे साथ वो ज़ैनब मौजूद है जिसके सामने से जवान भाई को 3 बहनों का अकलौता भाई उसको उठाया गया और बहन को कई घंटों तक बल्कि 2 दिन तक मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ थानों में बंद करके ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उसके भाई को कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद जब उसके गुरसा ने एहतजाज किया, उसके नतीजे में वहाँ के मकामी आदम पठान उनकी मार्फत इस बच्ची को उन्होंने तब रिहा किया जब उसके भाई का लाश घर पहुंच चुका था। तो वो बहन हमारे साथ मौजूद है, हमें सारी रुदात उनकी ज़ुबान सुनते हैं कि सब कुछ कैसे हुआ। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनब है, रजा हुसैन की मैं बहन हूँ। मेरी उम्र 21 साल है और मैंने बीएड ऑनर्स किया हुआ है। अभी मैं मास्टर्स में एडमिशन लिया हुआ है। मेरी अम्मी पढ़ी लिखी हैं, बाबा पढ़े लिखे, पढ़ी लिखी फैमिली से हमारा बैकग्राउंड है, सारे लोग पढ़े लिखे हुए हैं। आप किस टाइम कराची से रवाना हुई, कौन सी गाड़ी थी और ये कौन सा रात का पहर था, कौन सी जगह थी जहाँ पर ये अचानक पुलिस आपके पास आ गई और सब कुछ हुआ? हम लोग कराची से रोड़ी के लिए अपने बाप से मिलने के लिए निकल रहे थे। जहाँ से निकल रहे थे वो इलाका था कायदाबाद मंजिल पॉम, जो कि गुल अहमद फैक्ट्री के बिल्कुल सामने है। गाड़ी की जो टिकट थी वो अल रहमान गाड़ी के नाम से हुई थी। 34, 35 या 36 इस तरह से, जो उन्होंने चेंज करवा के फिर हमें सजा बाहर गाड़ी में बिठाया था, जो डोमकियों की गाड़ी थी। और पहली वाली गाड़ी में इंजन खराब हो गया था, इस वजह से हमारी गाड़ी शिफ्ट करवा दी गई थी, जो सादकाबाद जा रही थी पंजाब। रात में जैसे ही हम खैरपुर पहुंचे तो नाकाबंदी की हुई थी। मैंने अपने भाई को उठाया, मैंने कहा कि यहाँ पे देखो जाके कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो वो बिल्कुल नींद का घेरा था और नहीं उठा। थोड़ी देर में कुछ अफराद जो सिविल थे वो ऊपर चढ़ाए और पूरी बस पे कंट्रोल कर लिया और सिर्फ मेरे भाई को आके पकड़ा और उसे NIC मोबाइल फ़ोन जो हमारे पास सामान था वो नीचे लेके गए। मैंने जो है मजम्मत की, मैंने कहा ये मेरा भाई है, आप लोग कैसे लेके जा रहे हैं इसको? मुझे भी धक्के दिए लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसके साथ गई। यानी ड्राइवर को मना किया गया नहीं लेके जाए। मैं भाई से सिर्फ 2 मिनट वहाँ पे मिली हूँ, फिर मुझे भी नीचे उतारा, दूसरी गाड़ी में बिठा के मुझे जगह जगह के थाने अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ टाइमों में फिराए गए। आखिर में रोड़ी थाने से मुझे बाजियाब करवाया गया, जिनका आपने स्टार्ट में नेम लिया दादन खान पठान, जो कि गैरतमंद कौम का गैरतमंद भाई है मेरा, हमारे बड़े हैं वो, और उनके शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज़ाद करवाया। लेकिन मेरा आज़ाद भाई आज़ादी से रह गया। अच्छा फिर ये बताएं कि जब उन्होंने आपके भाई को गिरफ्तार किया, आप नीचे उतरे, तो उसके बाद आपको एक गाड़ी बिठाया गया, मुख्तलिफ गाड़ियाँ थी, कितनी गाड़ियाँ थी, कितने लोग थे, क्या अंदाजा था? रात का पहर था, अंधेरा बहुत गहरा था, काफ़ी सारी गाड़ियाँ शो हो रही थी आगे पीछे बैक साइड पे। लेकिन वहाँ पे जो कार्स थी वो 3 थी, ब्लैक वाइट, और 2 गाड़ियाँ थी जो पुलिस की, जो मैंने देखी। और काफ़ी सारे लोग थे जो मैंने अभी पिक्चर्स के थ्रू कुछ आइडेंटिफाई किए और कुछ मज़ीद भी करेंगे, मुझे जैसे जैसे दिखाते जाएंगे। अच्छा, आपको इस एक ही गाड़ी में बिठाया गया दोनों बहन भाई को? जी नहीं, अलग अलग गाड़ियों में उसी टाइम में अलग कर दिया था। अच्छा नाज़रीन, एक बहुत बड़ा इंकशाफ इस बहन ने किया कि जो अहलकारों ने उसके भाई को उठाया था खैरपुर ज़िले की हदूद से, उनको इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया तस्वीरों के जरिए।
तो बहन हमें बताएंगे कि वो लोग कौन हैं, कौन से पुलिस अफसरान हैं, अमलदार हैं जो जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है? जी, तस्वीरों के थ्रू जो मुझे अभी व्हाट्सएप ने दिखाई हैं कि मैंने उनको आते ही बताया था कि इस तरह के बंदे थे जिन्होंने मेरे भाई को मेरे सामने ही मारा। उसमें था जो स्काउट के लोग थे ना, वो आपको बता रही हूँ मैं। सनाउल्ला उसके नाम से अभी जो है आइडेंटिफाई हुआ है। उसके बाद अजमल कटपर, उसको जजी कटपर के नाम से बुलाते हैं, वो है। उसके बाद जो है अयाज खेड़ो और मलिक अब्बास, ये भी मैंने आइडेंटिफाई की। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिविल ड्रेस में थे और निकाब में थे। ज़ियाद मीनारी बिन में था। जो अयाज खेड़ो था ना, वो पहली जमात उसने मेरी बाइक मारी थी। जब मैंने उसके ऊपर लपेट दी ना तो मुझे धक्का देकर दूसरी साइड पर हटाया गया। तो फिर दूसरा बंदा आया जो मेरे भाई को बस मारने स्टार्ट हो गया। उसको नकाब था वाइट कलर का, जिसे आपने देखा होगा लगाते हो। तो मैंने जैसे उसका नकाब हटाया ना तो मैंने उसको बिल्कुल पहचान लिया, क्योंकि वो रोड़ी का बंदा है और मैंने काफ़ी बार उसको देखा हुआ है। मैं बिल्कुल उस टाइम शॉक्ड हो गई थी कि इस एरिया के बंदे भी यहाँ तक हमें उठा के लेके गए। तो ये ज़रूर हमारे व्हाट्सएप तक बात पहुँचाएंगे कि इन लोगों ने हमें उठाया, लेकिन वो वही कातिल है। वो कौन था? जजी कटपर। उसके बाद जब आपको उठा लिया गया, अब आपके भाई को आपको अलग किया गया, तो आपको कोई कहाँ ले गए, वो कहाँ था, रास्ते के दौरान क्या होता रहा आपके साथ? रास्ते में ये लोग मुझे तसल्लियाँ ही देते रहे, कभी मारते रहे, कभी दुपट्टे से बांधता गए। मेरी दुपट्टे से मुझे बांधा गया, मेरी आंखें, फिर अपने दुपट्टे से उन्होंने मुझे बांधा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो मैंने उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप मेरा नीचे कर दें, मैं नहीं चीखूंगी, सिर्फ मुझे मेरा भाई मिलवा दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि आपके भाई को बैठा के हम आपसे मिलवाएंगे। ना मुझे भाई मिलवाया गया, ना ही कोई बात करवाई गई। मुख्तलिफ थानों में रखा गया, मुख्तलिफ टाइमों में। जब मुझे पहले थाने में रखा गया, उनका जो नाम उन लोगों ने मुझे बताया, वो कहा था कि नवाब शाह बांदी। ये मुझे नाम उन लोगों ने खुद बताया था, लेकिन जहाँ पे शिकारपुर लिखा वो मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। लेडीज सेल वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पर मेरी आंखों पे कोई पट्टी नहीं थी, पूरे रास्ते में रोड़ी तक मेरी आंखों पे कोई पट्टी नहीं है, वापसी तक सारे रास्ते मैंने खुद पढ़े। मेरा मोबाइल फ़ोन तक अभी तक उनके पास है, मेरा पासवर्ड भी मुझसे पूछा गया है। हर किसी का पर्सनल डेटा है, मुझे अभी तक मोबाइल फ़ोन नहीं मिला उनके पास जी। और मुझे डर है कि वो जो है मेरी डेटा के साथ मिसयूज़ भी कर सकते हैं, जिसकी धमकियाँ ऑलरेडी मिल चुकी हैं। सुबह 10:30 बजे मुझे सरखट लाए थे, 10:30 बजे का टाइम था। मेरे हाथ पीछे से बांध दिए गए और एक रूम में मुझे फेंक दिया गया। और अमजद साहब की कॉल्स इतनी आ रही थी एक बंदे के पास, और उनको कहा कि जितनी भी यहाँ पे फीमेल स्टाफ है, मेल स्टाफ है, उनको फिल फॉर्म बुलाया जाए। मैंने समझा शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, मैंने पानी के लिए चलाती रही, लेकिन कुछ भी नहीं। वो तो मेरे भाई के लिए सब कुछ था, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ने मेरे लिए पूरा मैंने एहतजाज कर रखा था कि मैं हमारी जो है गैरत हमें मिले, हमारी बेटी हमें मिले। जब मैं मिली हूँ पुलिस वालों से, जो है कमिटमेंट हुई है दादन साहब की, और उनकी ही दादन साहब की गाड़ी में जब मैं आई हूँ, उसके बाद जो है हमारे घर वालों ने एहतजाज हटाया। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपके भाई को उन्होंने मार दिया है? जब मैं घर पहुंचा, सामने उसकी लाश मैंने देखी। उसके बाद जो उसकी लाश की तस्लील हुई, दादा में गोलियां, शीलिंग, बख्तरबंद गाड़ियां उसके गोल घुमाई गई। और मेरा भाई कोई 28 साल का नहीं था, उसकी उम्र 18 से 20 साल के अंदर है। वो NIC भी हम आपको दे सकते हैं। आप मेरे भाई की CVR निकालें। लास्ट टाइम रात को 11:30 बजे मेरी खाला से उसने लास्ट टाइम बात की थी, जो मुझे अभी याद आ रहा है। आप मेरे भाई की CVR निकालें, मैं खुद आपको बोल रही हूँ। आपको मालूम हो जाएगा कि उसकी लास्ट लोकेशन क्या पटनी थी या फिर कराची थी। सारे वाक़े के बाद जब आपने एहतजाज किया, उसे एहतजाज करने वालों के खिलाफ भी फिर उन्होंने पर्चा काट दिया जी, मेरे किसी का जी 200 से बंद जो है फीमेल और मेल के ऊपर जो है इन्होंने FIR काटी है, जिनमें से 3 लोग जो हैं वो मर्द हैं, जो मर चुके हैं उनके ऊपर भी, जो जेल में हैं उनके ऊपर भी, और जो डिसेबल हो चुके हैं उनके ऊपर भी। 3 लोग जो है वो फौजी हैं, उनके ऊपर भी FIR किए, ड्यूटी पर है जी, जो ऑन ड्यूटीज हैं उनके ऊपर भी। और जो सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों की बेटी पर, जैसे आप भी सहाफ़ी हैं, आप लोग अगर हमारे पास आएंगे तो आप पर भी FIR हो जाएगी। इस तरह से एक सहाफ़ी भाई थे
जिनका कनेक्शन शायद मिलता था हमारे खानदान से, उनकी बेटी, उनकी पूरी फैमिली पर एफआईआर हो गई है। जब आपकी बाइक शुरू किया उन्होंने बहुत ज़्यादा, बोले उनके अलावा भी बहुत ज़्यादा। उसकी आंखों में मट्टी थी, उसके पाँव में कांटे थी, छाले थी, उसको दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। उसके दिल में गोलियां थी, उसके ऊपर इतने डंडों के निशान थे। 16 मुकदमात थे उसके खिलाफ। और तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपकी बाइक में जो इल्जाम हैं वो दुरुस्त हैं? सर मेरे भाई पर ना कोई 16 केसेस थे, ना ही पहले कोई एफआईआर थी, क्योंकि आपने मेरी अगर लोकेशन देखी हो या फिर मैं आपको दिखा दूँ कि वो मेन हाईवे के रोड के सामने ही हम लोगों का एक छोटा सा गांव है। 100 कदम के भी कम फासले से जो है वो मेन चौकी है। उसके बाद 2 किलोमीटर के भी फासले से कम जो है उनका थाना है। अगर 6 मंथ से मेरे भाई के ऊपर 16 से ज़्यादा केसेस हैं तो वो आता जाता था, इतना आज़ाद घूमता था, तो वो उसको पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? पहले ये केसेस कहाँ थे? आए दिन कोई ना कोई नया इंकशाफ हो रहा है, नए जो है एसपी साहब के बयानात सामने आ रहे हैं, कभी कोई केस कभी कोई केस। इस तरह से कुछ भी नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, झूठ है। एसपी साहब आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप तो आला ऑफिसर हैं। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको सूट नहीं दे रहा कि आप किसी की पर्सनल अटैक करें। आप प्रोफेशनल बंदे, आप पर प्रोफेशनली शूट करते हैं। आप कह रहे हैं ना कि मैं आपके भाई का कातिल नहीं हूँ, तो आप हमें हमारे भाई की कातिल जाहिर करके दें, लेकिन आप ही कातिल हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपके बगैर कहने के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे जो कितनी औकात नहीं है कि आपके बगैर कहने के कुछ भी कर सके। आपके सामने ये सब कुछ हुआ है। जब मेरे भाई की लाश पे शीलिंग्स चल रहे थे तो वो वीडियोस भी हैं हमारे पास, तब भी आप सामने ही खड़े। और जब मैं बाजियाब हो रही हूँ वहाँ पे भी जब एसएचओ साहब, एसपी साहब सामने खड़े हुए हैं और जिन्होंने मुझे बाजियाब करवाया, वो वीडियो भी है हमारे पास। अच्छा, एसएसपी तो कह रहा है कि वो लड़की ड्रामा कर रही है, आपने उसको नहीं उठाया हो। सर ये सब झूठ है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो वो भी कुरान पाक पे हाथ रखे हैं, पठान साहब भी रखे, मैं भी रखती हूँ। क्या उनकी गाड़ी पे पठान साहब की फिर मैं वापसी कैसे आई, जबकि मुझे एक बंदा तो जो है ऑटो पे लेके आ रहा था। ये तो फिर दारन साहब ने गाड़ी भेजी, तो मैं कजन के साथ बाहर से आई। पुलिस तो मेरे भाई की कातिल है, मैं उनसे इंसाफ की क्या उम्मीद करूंगी? तो मैं जो है वो अदालत के दरवाजे खटखटाऊंगी और आल जस्टिस साहिबान से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आए और मेरी हेल्प करें और मेरे केस में इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। स्पेशली वकील ब्रदर से भी जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी मेरे केस में आगे आए और मुझसे रब्ता करें और मुझे कानून के सही रास्ते दिखाएं, जिससे मैं कातिलों को बेनकाब करने में मेरे लिए आसानी हो। सारी वारदात जो आंखों के सामने थी, इस बच्ची के सामने उसके भाई को उठाया गया और किस तरह से उनको कहाँ रखा गया और जो जो उनके साथ बीती, वो सारी बातें, सारी कहानी उन्होंने अपनी ज़ुबानी सुनाई। और सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि इस बच्ची ने अपने भाई के मुबैना कातिल, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन हो तब तक एक जिम्मेदार सहाफ़ी की हैसियत में मैं उनको कत्ल नहीं करा, क्योंकि इस बहन के सामने सब कुछ हुआ है। और इस बहन ने कुरान पाक अपनी गोद में उठाकर बड़े गुस्सों के साथ कहा इसने कि उसने इन कातिलों को आइडेंटिफाई किया है, शिनाख्त कर ली है, और वो है एसएसपी सक्कर के राइट हैंड अयाज खेड़ो, एसएचओ रोड़ी जियाद मुनारी और एसएचओ पटनी सनाउल्लाह खुआरो और 15 सक्कर के इंचार्ज मलिक अब्बास और पुलिस पैकेट न्यूयॉर्क के इंचार्ज अजमल कटबर। तो तमाम ये जो कातिल हैं मुबैना, इनके नाम सामने आ चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि रजा के खिलाफ 16 मुकदमात पुलिस ने अचानक सामने लाई है और वो 16 के 16 एफआईआर 2024 के दौरान दर्ज दिखाए गए हैं और 16 के 16 एफआईआर 2024 के आखिरी दिनों में, आखिरी महीनों में, अक्टूबर के बाद के दर्ज किए गए हैं, जो कि पुलिस की साख, पुलिस की दावा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात यह कि अगर ये नौजवान 16 मुकदमात में रिपोर्ट था, स्कैंडल था, तो ये नौजवान सक्कर के एक अहम तरीन नेशनल हाईवे पर और पुलिस पैकेट के साथ ही कैसे रहता था और पुलिस ने इसको इससे कब गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और तीसरी बात ये कि एसएसपी सक्कर इस बात से डिनाई कर रहा है कि इन्होंने इस बच्ची को
नहीं उठाया था, पुलिस ने इस बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया था अपने भाई के साथ, लेकिन इस बच्चे ने कुरान पाक गोद में लेकर तमाम तर जो रुदात है वो अपनी जुबान सुनाई है कि किस तारीख से किस गाड़ी पर कहां से उठाया गया और किस तरह सब कुछ बीता गया, वो सारी कहानी आपके सामने आ चुकी है। तो लिहाजा सिंध में मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब हूँ, मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल से, ह्यूमन राइट्स वाच से और जो तमाम जो इंसानी हकूक के इदारे हैं और खुद सिंध गवर्नमेंट का एक इंसानी हकूक का इदारा है जिसका जो सरबराह है एक बहुत बड़ा नाम है इकबाल नेतो, मैं उनसे अपील करता हूँ कि सिंध के अंदर अरसे दराज से एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग लातानात केसेस हो चुके हैं। मैंने खुद कई बार वो केसेस रिपोर्ट किए हैं। माजी में मेरे साथ HRC पे रब्ता भी किया था कि हम फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना रहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग पर, लेकिन वो आज तक नहीं बनी। तो इंसानी हकूक, क्योंकि सिंध के अंदर फिरौनियत की हुक्मरानी है जहां पर कोई भी इदारा अपने अख्तियारात में, अपने हुदूद में और आईनी तरह से काम नहीं कर रहा। तमाम तरह इदारे एक फाशिस्ट गवर्नमेंट के ताबे हैं और फाशिस्ट गवर्नमेंट अपनी मुखालफिन को और सिंध के पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट बनाकर उनको कत्ल करके सिंध के अंदर एक खौफ की फिजा कायम करती आ रही है। तो लिहाजा इंसानी हकूक के इदारे सिंध के अंदर जो एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग हो रही है उसका माजी में एक बहुत बड़ा मिसाल डॉक्टर शाहनवाज कुंबर का पैरामाना कत्ल, जिसमें DIG और MNA और SSP रैंक के अफसरान मुलविस पाया जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इस वक्त जिनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चल रही है कोर्ट के अंदर। तो इंसानी हकूक के इदारे इस इंसानी हकूक की संगीन जो पामाली सिंध के अंदर हो रही है तो पुलिस कर रही है उस पर इसका नोटिस लें और इंसानी हकूक के इदारे इस पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाएं ताकि सिंध के अंदर जो मामला कार्रवाइयाँ हो रही हैं जनाब पेश अफराद भी हैं तो उनको इस तरह एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग के जरिए कत्ल करना ये सरासर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। और इस तरह से सिंध के अंदर रियासत के अंदर अमन तो कायम नहीं किया जा सकता, लेकिन सिंध के अंदर एक खाना जंगी की सूरत पैदा हो रही है और सिंध के अंदर एक खौफ का समा है। और खुदा न करे कि ये आए दिन जो लोग जो फैमिलीज अपने भाइयों के, अपने बच्चों के, जवान बच्चों के लाशें उठा रहे हैं, कभी ऐसा ना हो कि जब सारे इदारे, इंसाफ के इदारे, अदालतें उनकी आवाज न सुने, पुलिस उनको कत्ल करे और रियासत का कोई इदारा, कोई इंतजामिया, कोई अख्तियार, कोई आला अख्तियार उनकी बात ना सुने और वो फिर अपना इंसाफ के सारे दरवाजे बंद देकर अपने इंसाफ के लिए खुद कोई रास्ता तलाश करें। मेरे ख्याल में वो रियासत के लिए और समाज के लिए बहुत ही भयानक और खतरनाक साबित होगा। मैं इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहूँगा कि इंसानी हकूक इदारे और पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे और जो अख्तियार हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं और मुल्क की जो खैरख्वाह हैं और जो इंसानी हकूक पर यकीन रखते हैं वो इस नौजवान रजा जंगलियों के पैरामाना मावरा अदालत कत्ल का नोटिस लेंगे और उसके जितने भी सब्बाक कातिल वर्दी पोश अलकार हैं उनको कानून के कटड़े बनाएंगे ताकि आइंदा किसी और माँ की गोद न जड़ सके।